हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश मार्गदर्शन विद ऋषिकेश यूट्यूब चैनल पर। इस क्लास में मैं आप लोगों को इंग्लिश स्टोरी के एक एक शब्द को हिंदी में ट्रांसलेट करना सिखाता हूं। साथ ही स्टोरी में आए हुए हर एक छोटी बड़ी ग्रामर को बहुत ही आसान तरीके से समझाता हूं तथा इसमें आए हुए टेंस के रूल को और इसे पहचान करना भी सिखाता हूं, जिससे अगर आप इस स्टोरी रीडिंग वाले क्लास को रोज़ देखते हैं तो आपको धीरे धीरे इंग्लिश को अच्छे से लिखने पढ़ने और अंग्रेजी से हिंदी में अर्थ निकालने के साथ साथ आपकी इंग्लिश ग्रामर में भी सुधार होती जाएगी। क्योंकि अंग्रेजी सीखने के लिए सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका है रोज़ इंग्लिश स्टोरी रीड करना। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आप इसमें बहुत कुछ सीखने वाले हैं। आज की स्टोरी एक कैप सेलर और कुछ बंदरों के बीच की कहानी है। तो चलिए स्टोरी को पढ़ते हैं और समझते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। द कैप सेलर एंड द मंकीज। कैप मतलब होता है टोपी, सेलर मतलब बेचने वाला, एंड मतलब और, मंकीज मतलब बंदर, यानी कि टोपी बेचने वाला और बंदर। अब यहाँ पे देखिए द का यूज हुआ है, कैप के पहले द यूज हुआ है और यहाँ मंकी के पहले भी द का यूज हुआ है। द यूज होता है किसी नाउन के पहले उस नाउन को विशेष बनाने के लिए, ठीक है। तो ये आपका स्टोरी का टाइटल है, तो स्टोरी का टाइटल खास होता है या विशेष होता है, इसलिए इसके आगे द का यूज हुआ है। या फिर हम द का यूज उस नाउन के पहले करते हैं जो जिस नाउन को हम विशेष बनाना चाहते हैं, यानी कि यहाँ पे कैप के पहले द लगाया हुआ है, यहाँ पे मंकी के पहले द लगाया है, क्योंकि ये बता रहा है कि हम एक विशेष कैप सेलर और एक विशेष मंकी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो कैप है, कैप सेलर है, और यहाँ मंकी, ये स्टोरी वाले कैप सेलर और मंकी की बात की जा रही है, किसी और की नहीं, इसलिए इसके लिए हम द का यूज किए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये है सेलर, सेल मतलब होता है बेचना, ठीक है, और सेल से ही सेलर बना हुआ है, लास्ट में ईयर लगाया गया है, सेलर मतलब बेचने वाला। और ये है मंकी, मंकी मतलब होता है बंदर, लास्ट में यस लगाया गया है। जब किसी नाउन के लास्ट में यस या ईएस लगा देते हैं तो वो आपका प्लूरल बन जाता है, यानी कि एक से अधिक। मंकी मतलब एक बंदर, मंकीज मतलब एक से अधिक बंदर, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं हम लोग। वंस अ मैन वॉज ऑन हिज वे टू अ टाउन टू सेल कैप्स, ठीक है। वंस मीन्स एक बार, अ मैन मतलब एक आदमी, वॉज मीन्स था, ऑन मतलब पर, हिज मतलब अपने, वे मीन्स रास्ते, टू मतलब को जाने वाले, अ टाउन एक कस्बा, टू सेल मतलब बेचने के लिए, टू मतलब होता है को या फिर के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे है के लिए। कैप्स मतलब टोपिया, यानी कि एक बार एक आदमी टोपिया बेचने के लिए एक कस्बे को जाने वाली अपने रास्ते पर था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टू का मतलब होता है जैसे कि डेस्टिनेशन, यानी कि दूरी के लिए, कहीं जाने के लिए हमें टू का यूज़ किया जाता है। जैसे की ओर, मुंबई को जाने वाली रास्ते, इसको लिखेंगे वे टू मुंबई। घर को जाने वाले रास्ते, वे टू होम, ठीक है। तो वैसे ये लिखा हुआ है वे टू अ टाउन, यानी कि कस्बे को जाने वाली रास्ता, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ई का यूज हुआ है, मैंने यहाँ पे बताया है जो द का यूज होता है किसी नाउन को खास या फिर विशेष बनाने के लिए। ए का यूज होता है अगर किसी नाउन के बारे में हम पहली बार बात कर रहे हैं। अच्छा, नाउन क्या होता है ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे नाउन क्या होता है, नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड ऑफ एनी प्लेस, थिंग्स, क्वालिटी, स्टेट एक्सेट्रा, ठीक है। यानी कि नाउन जो होता है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, अवस्था या फिर गुण के नाम को हम नाउन कहते हैं। या फिर अगर बिल्कुल सरल भाषा में हम समझें तो नाउन होता है किसी भी नाम को हम नाउन कहते हैं, ठीक है, जिसे हम नाम दे सकें वो आपका नाउन होगा। तो यहाँ पे देखिए ये कैप है, कैप को हम कैप नाम से जानते हैं, मंकी को मंकी नाम से जानते हैं, तो ये नाम है, तो ये नाउन हो गया। नाउन के पहले आर्टिकल होता है, नाउन के पहले आर्टिकल जरूर आता है। अब किस नाउन के पहले द लगेगा, किस नाउन के पहले ए लगेगा, किस नाउन के पहले एन लगेगा। इंग्लिश ग्रामर में 3 आर्टिकल होता है, एक होता है द, एक ए और एन। मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे देखिए इंग्लिश ग्रामर में 3 आर्टिकल होते हैं, ए, एन, द। ए एन को हम इनडिफिनिट आर्टिकल बोलते हैं, जबकि द को डेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। इनडिफिनिट का हिंदी होता है अनिश्चित, डेफिनिट का हिंदी होता है निश्चित, ठीक है। अब इसे ए एन को इनडिफिनिट यानी कि अनिश्चित क्यों बोलते हैं, क्योंकि ए एन ऐसे नाउन के पहले यूज होता है जो जिस नाउन के बारे में हमें पहले से जानकारी ना हो, यानी कि हमें उसके बारे में जानकारी ना हो, यानी कि वो अनिश्चित हो नाउन, ठीक है। तो ऐसे नाउन के आगे हम ए एन का यूज़ करेंगे। और द का यूज़ कब करते हैं,
ऐसे नाउन के पहले इसका यूज करते हैं जिस नाउन के बारे में हमें पहले से जानकारी होती है, या फिर ऐसा नाउन जिसके बारे में हम दोबारा से बात करें तो उसके आगे हम द का यूज़ करेंगे, ए एन का नहीं। ए एन का यूज़ करेंगे जब पहली बार बात करेंगे किसी नाउन के बारे में, ठीक है। और द का यूज़ करेंगे जब किसी नाउन को खास बनाना हो या फिर उसके बारे में पहले जानकारी हो, और जब दोबारा से बात करेंगे उसके बारे में तो उसके आगे हम द का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ये हमने बताया कब इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे और कब डेफिनिट आर्टिकल करेंगे। अब हम बताएंगे कि ये कब ए का यूज़ करेंगे, कब एन का यूज़ करेंगे। देखिए, जब ऐसा नाउन जिसका प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन करते हैं, अगर उसके प्रोनाउंसिएशन का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट से हो यानी कि व्यंजन से हो तो उसके आगे हम आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। और ऐसा नाउन जिसका प्रोनाउंसिएशन अगर करते हैं और उसके प्रोनाउंसिएशन का पहला अक्षर अगर वॉवेल यानी कि स्वर से शुरू हो रहा है तो उसके आगे हम आर्टिकल एन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे यूज हुआ है ए, मैन के आगे ए यूज हुआ है। मैन क्या है आपका, नाउन है, क्योंकि मैन को हम मैन नाम से जानते हैं इसलिए नाम है तो उसे नाउन बोलेंगे। तो नाउन के आगे हमें आर्टिकल चाहिए, तो यहाँ पे ए लगेगा या फिर द लगेगा। यहाँ पे ए लगा हुआ है, ए क्यों लगा हुआ है, क्यों द नहीं लगा है, क्योंकि इस मैन के बारे में हमें पहले से कोई जानकारी नहीं है, हम इसके बारे में पहली बार बात करने जा रहे हैं, इसलिए आगे इसके आगे ए का यूज होगा, ठीक है। इंडेफिनिट आर्टिकल यानी कि अनिश्चित, यह निश्चित नहीं है नाउन, इसलिए अनिश्चित, अनिश्चित नाउन के लिए अनिश्चित आर्टिकल, ठीक है। तो अब क्यों ए का यूज हुआ है यहाँ पे, क्यों नहीं एन का यूज हुआ है, क्योंकि जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं किसी वर्ड का, प्रोनाउंसिएशन का पहला अक्षर अगर अगर कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन से हो तो उसके आगे हम आर्टिकल ए का यूज करेंगे। अगर प्रोनाउंसिएशन का पहला अक्षर अगर यानी कि स्वर से हो तो उसके आगे हम एन का यूज करेंगे। तो इसका प्रोनाउंसिएशन कीजिए, मैन, मैन में म पहला अक्षर क्या है, म। म आपका क्या है, हिंदी में व्यंजन बोलते हैं म को, ठीक है, स्वर नहीं है, व्यंजन है म। तो इसलिए व्यंजन शुरू होने वाले प्रोनाउंसिएशन को हम ए यूज़ करेंगे। ध्यान दीजिएगा, हम वर्ड के पहले अक्षर को नहीं देखते हैं, ठीक है। जो नाउन लिखा रहता है यानी कि एम ए एन, इसका पहला अक्षर नहीं देखेंगे, हम इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे। प्रोनाउंस करेंगे तो हम मैन पाएंगे, म है पहला अक्षर तो म आपका व्यंजन है, इसलिए इसके आगे ए का यूज़ हो गया है, ठीक है। ही कैरिड अ यूज बास्केट, ही मतलब वह, कैरिड मतलब होता है उठाना या फिर ढोना या फिर ले जाना। तो यहाँ पे जो इसका मीनिंग होगा ले उठाना, ठीक है। देखिए, इंग्लिश जो वर्ड होता है, एक इंग्लिश वर्ड का हिंदी में कई मीनिंग होता है यानी कई अर्थ होता है। तो उस किसका अर्थ कहाँ पे होगा वो हम पैराग्राफ को देखकर या फिर सेंटेंस को देखकर या फिर स्टोरी को देखकर हम उसके हिसाब से उसका अर्थ निकालते हैं। तो हर एक मीनिंग को हम उसके बेस पे निकालेंगे कि इसमें क्या कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ही का मतलब हुआ कैरिड मतलब उठाया, अयूज़ ए मतलब हो गया एक, यूज़ मतलब बड़ा, बास्केट मतलब होता है टोकरी, ठीक है, यानी कि उसने एक बड़ी टोकरी को उठाया, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखिए ए का यूज हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बास्केट आपका नाम है, नाउन है, तो नाउन के आगे हमें आर्टिकल का यूज़ करना ही है, तो इसके लिए हम ए का यूज़ किए हैं, क्योंकि बास्केट के बारे में हम पहले से जानकारी नहीं है, इसके बारे में पहली बार बात कर रहे हैं, इसलिए इसके लिए हम ए का यूज़ किए हैं, यानी कि इंडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल यूज़ तब करते हैं जब इसके बारे में हमें पहले से जानकारी होती है या फिर इसके बारे में पहले बात किए होते हैं, तो इसके आगे हम द का यूज़ करते हैं। लेकिन पहली बार इसके बारे में बात करें बास्केट के बारे में, तो इसलिए इसके लिए हम ए अथवा एन का यूज़ करेंगे। ए का यूज हुआ है, ए का यूज़ क्यों हुआ है, क्योंकि इसका अगर प्रोनाउंसिएशन करते हैं हम तो बास्केट, ब आ रहा है पहला अक्षर, तो इसलिए ब आपका व्यंजन है, तो व्यंजन के लिए हम आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक और कंडीशन बनता है कि अगर नाउन के तुरंत पहले अगर कोई एडजेक्टिव हो यानी कि विशेषण हो, एडजेक्टिव को हिंदी बोलते हैं विशेषण, अगर कोई विशेषण हो तो हम आर्टिकल को इस एडजेक्टिव के पहले यूज़ करते हैं, ना कि उस नाउन के पहले। अगर नाउन अकेला रहेगा, जैसे यहाँ पे नाउन है, नाउन अकेला है, यहाँ पे इसके पहले कोई अक्षर नहीं है, कोई वर्ड नहीं है, तो इस कंडीशन में हम नाउन के तुरंत पहले ही आर्टिकल लगाएंगे। लेकिन अगर नाउन के तुरंत पहले एडजेक्टिव है तो वह जो आर्टिकल होता है उस एडजेक्टिव के पहले लगाया जाता है। लेकिन ये आर्टिकल जो होता है वो इस नाउन के लिए ही लगाया जाता है, लेकिन अगर एडजेक्टिव आगे आ गया तो एडजेक्टिव के हम पहले लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए मैं इसके माध्यम से समझा दे रहा हूँ आपको। देखिए, जैसे अगर नाउन आ रहा है, सिर्फ नाउन है कहीं पे, ठीक है, तो नाउन के तुरंत पहले आर्टिकल चाहिए, तो आर्टिकल हम तुरंत नाउन के पहले लगाएंगे। अब कब ए लगेगा, कब एन, कब द, वो देखने के बाद पता चलेगा आपको सेंटेंस में, ठीक है। अगर नाउन है तो उसके तुरंत पहले आर्टिकल आएगा। अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आ जा रहा है, ठीक है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव होता है किसी नाउन की विशेषता को बताने वाले शब्द को हम एडजेक्टिव कहते हैं, यानी कि एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, विशेषण मतलब विशेषता। तो ये नाउन है, नाउन की विशेषता बताएगा। अगर नाउन की विशेषता बताने वाला कोई शब्द है तो उसे हम एडजेक्टिव बोलेंगे, विशेषण बोलेंगे। तो अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आ गया तो आर्टिकल
एडजेक्टिव के पहले आ जाता है, यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल में देखिए, ये देखिए ये नाउन है, बॉय को हम बॉय नाम से जानते हैं, बॉय एक नाउन है, तो नाउन के तुरंत पहले आर्टिकल आ गया ए। अब ए क्यों आया, क्योंकि हम बॉय के बारे में पहली बार बात कर रहे हैं तो इसलिए ए आया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे भी वही नाउन है और नाउन के पहले यहाँ पे एडजेक्टिव आ गया, यानी कि एडजेक्टिव मतलब विशेषता बताने वाले। इस नाउन के बारे में ये गुड बता रहा है कि ये नाउन कैसा है, गुड है, गुड मतलब अच्छा, नाउन की विशेषता ये बता रहा है गुड, तो गुड यहाँ पे विशेषण है, यानी कि एडजेक्टिव है। नाउन के पहले एडजेक्टिव आ गया, तो इस नाउन को, इस हम आर्टिकल को हम एडजेक्टिव के पहले लिख दें। यहाँ पे ये जो आर्टिकल है यहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पे इसलिए इसके तुरंत पहले है क्योंकि यहाँ पे इसके पहले कोई एडजेक्टिव नहीं है। अगर इसके पहले एडजेक्टिव आ गया तो इस आर्टिकल को एडजेक्टिव के पहले लिखेंगे, यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे चल जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। मैं अब आगे देखते हैं। फिल्ड विथ मैनी कलरफुल कैप्स। फिल्ड मतलब भरा हुआ, विथ मतलब के साथ, मैनी मतलब बहुत सी, कलरफुल मतलब रंग बिरंगी, कैप्स मतलब टोपियाँ, यानी कि उसने रंग बिरंगी टोपियों से भरी हुई एक टोकरी को उठाया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैनी लगा हुआ है, मैनी मतलब होता है बहुत सी, ठीक है। मैनी की दो इंग्लिश में वर्ड होता है, एक होता है मैनी और दूसरा होता है मच, दोनों का अर्थ होता है बहुत, ठीक है। अगर काउंटेबल नाउन के लिए बहुत लगाना हो, यानी कि काउंटेबल नाउन हो और उसके लिए लगाना हो कि बहुत सी, तो उसके लिए हम मैनी लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे ये कैप है, कैप नाउन है, ये कलरफुल यहाँ पे एडजेक्टिव है, ये इस नाउन की विशेषता बता रहा है कि ये नाउन कैसा है, कैप्स कलरफुल है, तो ये आपका एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव को नहीं देखना है, नाउन के देखना है। ये नाउन नाम है, कैप को हम कैप नाम से जान देते हो। कैप को देखना है ये कैप काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। ये नाउन काउंटेबल, हम कैप को गिन सकते हैं, एक कैप की, दो कैप, कितने कैप। तो काउंटेबल नाउन के लिए अगर हम बहुत की इंग्लिश लिखना हो तो हम मैनी लिखेंगे। अगर वहीं पे अनकाउंटेबल नाउन हो जिसे हम गिन ना सके, जैसे कि मिल्क, मिल्क को हम गिन नहीं सकते, अगर यहाँ पे मिल्क होता तो उसके लिए मच का यूज करते, ठीक है, मैनी का नहीं। अब यहाँ से देखते हैं। ऑन द वे, ऑन मतलब पर, द वे मतलब रास्ते, यानी कि रास्ते पर। ही हैड टू क्रॉस अ डेंस फॉरेस्ट, ही मतलब उसे, हैड टू क्रॉस मतलब पार करना था, ठीक है। हैड टू मतलब करना था, ठीक है। क्रॉस मतलब पार। अ डेंस, डेंस मतलब होता है घना, ए मतलब एक घना, फॉरेस्ट मतलब जंगल, यानी कि रास्ते पर उसे एक घना जंगल पार करना था। अब यहाँ देखिए हैड टू का यूज हुआ है। हैड टू का यूज कहाँ पे होता है, जब हमें पास्ट में यानी कि भूतकाल में हमें मजबूरी को दर्शाना हो, यानी कि मजबूरी में कोई काम करना हो या फिर बिल्कुल वो आवश्यक है मजबूरी में, तो उसके लिए हम हैड टू का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल से समझ लीजिए, जैसे हमें लिखना है कि मुझे घर जाना पड़ता था, ये क्या है, पास्ट में बातें की जा रही है, लास्ट में था आ रहा है, मुझे घर जाना पड़ता था, तो ये पास्ट है, पास्ट के लिए मजबूरी में दर्शाया जा रहा है कि मुझे जाना ही पड़ता था मजबूरी में, तो इसके लिए हम लिखेंगे आई हैड टू गो, ठीक है। मुझे खाना पड़ता था, ये भी था है लास्ट में, तो ये भी पास्ट है, इसमें भी मजबूरी है, तो इसके लिए भी हम लिखेंगे आई हैड टू ईट। अब अगर जैसे पास्ट के लिए हैड टू का यूज़ करेंगे मजबूरी, और अगर हमें वर्तमान में मजबूरी दर्शाना हो कोई सी काम के लिए, तो उसके लिए हम हैव टू का यूज़ करेंगे। जैसे मुझे खाना पड़ता है, आई हैव टू ईट, मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो। और यही अगर भविष्य के लिए हमें मजबूरी दर्शाना हो, मजबूरी बात करनी हो, यानी कि मजबूरी में कोई काम कर रहे हैं भविष्य के लिए, यानी कि फ्यूचर के लिए, तो इसके लिए विल हैव यूज़ करते हैं, विल हैव टू, यानी कि मुझे जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो, मुझे खाना पड़ेगा, आई विल हैव टू ईट, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं, ही वॉज टायर्ड, ही मतलब वह, वॉज मीन्स था, टायर्ड मीन्स थका हुआ, यानी कि वह थका हुआ था। एंड फेल asleep अंडर द शेड ऑफ अ बिग ट्री, एंड मतलब और, फेल asleep, asleep का मतलब होता है, देखिए फेल asleep का यूज़ करते हैं जब किसी अवस्था को हम चेंज करते हैं तुरंत, ठीक है, यानी कि किसी अवस्था में फॉल मतलब होता है गिरना, उसका सेकेंड फॉर्म होता है फेल, और थर्ड फॉर्म होता है फॉलन। इसका मतलब होता है किसी, अगर कोई अवस्था में हो, हम उस अवस्था को चेंज कर रहे हैं, तो उसके लिए हम फेल लिखेंगे। जैसे कि वह बीमार पड़ गया, ही फेल इल, ठीक है। जैसे वह सो गया, ही फेल अस्लीप, ठीक है। तो यहाँ पे फेल अस्लीप यानी कि वह सो गया। अंडर द शेड, अंडर मतलब होता है के नीचे,
द शेड मतलब छाँव, ऑफ मतलब के, अ बिग मतलब एक बड़े, ट्री मतलब पेड़, यानी कि वह एक बड़े पेड़ के नीचे सो गया। ठीक है। सम मंकीज ऑन द नियर बाई ट्रीज saw the colorful caps in the basket। सम मतलब कुछ, मंकीज मतलब बंदरों ने, मंकी मतलब एक बंदर, लास्ट में जब यस या ईएस लगा जाते हैं नाउन के लास्ट में तो वो एक से अधिक हो जाते हैं, यानी कि कई बंदरों ने, ऑन मतलब पर, नियर बाई मतलब आसपास, ट्रीज मतलब पेड़, सॉ मतलब देख, यानी कि कुछ बंदरों ने जो कि आसपास के पेड़ पे थे, सॉ मतलब देखे, द कलरफुल कैप्स, कलरफुल मतलब रंग बिरंगी, कैप्स मतलब टोपियों को, इन द बास्केट यानी कि इन मतलब में, बास्केट मतलब टोकरी, यानी कि कुछ बंदर जो थे आसपास के पेड़ पे थे और उन्होंने कलरफुल टोपियों के, यानी कि उन्होंने टोकरी में देखा। यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, यानी कि सा द कलरफुल। ठीक है। सा लिखा हुआ है, सी फर्स्ट फॉर्म होता है, सा सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होता है सीन। ठीक है। एंड टुक अ कैप इच, एंड मतलब और, टुक मतलब ले लिए, अ कैप मतलब एक टोपी। ठीक है। यहाँ पे देखिए सिंगुलर है इसलिए लास्ट में एस नहीं लगा है, यहाँ पे एस लगा हुआ है, एक से अधिक टोपियाँ बताया जा रहा है इसलिए एस लगा दिए हैं, और यहाँ पे एस नहीं लगा है, इसका मतलब हुआ एक टोपी सिर्फ। ठीक है। अ कैप मतलब एक टोपी, इच मतलब प्रत्येक, और प्रत्येक ने एक टोपी ले लिया। यहाँ टोपिया नहीं होगा, एक टोपी ले लिया क्योंकि यस नहीं लगा है लास्ट में। अब देखिए, अब ये जो है सम का यूज हुआ है यहाँ पे। सम का यूज होता है, सम का मतलब होता है कुछ। सम यूज करते हैं अगर नाउन अनकाउंटेबल हो या फिर नाउन प्लूरल होना चाहिए। ठीक है। अगर हम नाउन के पहले सम यूज करते हैं, ठीक है, नाउन जैसे मंकी ये है, मंकी के पहले सम यूज हुआ है तो वह नाउन या तो प्लूरल होना चाहिए यानी कि एक से अधिक होना चाहिए, या फिर अनकाउंटेबल नाउन होना चाहिए जिसे हम गिन ना सके। ठीक है। तो यहाँ आप देखिए मंकीज़ है, मंकीज़ प्लूरल है इसलिए सम का यूज हुआ। कुछ बंदरों, सम मंकी नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मंकी अगर यस नहीं रहता तो ये हमारा गलत हो जाता है, यहाँ पे एस होना चाहिए, यानी कि प्लूरल नाउन के पहले सम यूज होता है या फिर अनकाउंटेबल नाउन के पहले। ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं, व्हेन द कैप सेलर वोक अप, व्हेन मतलब जब, कैप सेलर मतलब टोपी बेचने वाला, वोकअप मतलब उठा, वेकअप होता है फर्स्ट फॉर्म, वोकअप होता है सेकंड फॉर्म। तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है जब कैप सेलर ने उठा या फिर जगा। ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे यूज हुआ है व्हेन। व्हेन का मतलब होता है, एक होता है कब और एक इसका दूसरा अर्थ होता है जब। हम इसे जब कब बोलेंगे और कब बोलेंगे ये मैं बता दे रहा हूँ आपको। देखिए, जब व्हेन अगर यूज हुआ है, अगर व्हेन के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब का यूज हुआ है, जैसे हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, कैन, शुड, ये सब अगर व्हेन के तुरंत बाद यूज हुआ है तो इसका जो अर्थ निकलेगा वो कब होगा। ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन वर्ड बन जाएगा। और अगर इसके तुरंत बाद ये सब नहीं रहेगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा, तो इसका जो अर्थ निकलेगा वो होगा जब। तो देखिए इसके बाद क्या ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब लगा है, नहीं लगा है। इज, एम, आर, वाज, वेयर, कैन, कुड ये सब कुछ नहीं लगा है, तो इसलिए इसका अर्थ निकलेगा जब। अगर यही इज, एम, आर वगैरह लगा होता तो इसका अर्थ निकलता कब। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए व्हेन मतलब हो गया जब, द कैप सेलर वोक अप जब टोपी बेचने वाला जगा, ही वॉज शॉक्ड, ही मतलब वह, वॉज मतलब था, शॉक्ड मतलब आश्चर्यचकित, टू सी मतलब देख कर, हिज बास्केट मतलब अपने टोकरी को एम्प्टी, यानी कि जब वह जगा तो वह अपनी टोकरी को, खाली टोकरी को देखकर चौंक गया या फिर आश्चर्य रह गया। ठीक है। ये शॉक फर्स्ट फॉर्म होता है, शॉक्ड सेकेंड फॉर्म होता है। ही सर्च्ड फॉर हिज कैप्स, ही मतलब वह, सर्च मतलब खोजा, फॉर हिज कैप्स, फॉर मतलब के लिए, हिज मतलब अपनी, कैप्स मतलब टोपियाँ, यानी कि उसने अपने टोपियों को खोजा। एंड सॉ द मंकीज वेयरिंग देम, एंड मतलब और, सॉ मतलब देखा, द मंकीज मतलब बंदरों को, वेयरिंग देम पहने, वेयर मतलब होता है पहनना, वेयरिंग मतलब होता है पहने हुए। ये जीरंड है, जीरंड में लास्ट में वर्ब के लास्ट में आईएनजी लगा दिया जाता है। वेयरिंग मतलब पहने हुए, वेयर मतलब पहनना, पहने हुए, देम मतलब उन्हें, यानी कि उसने बंदरों को पहनते हुए देखा। ठीक है। अब यहाँ देखिए
यहाँ पे जो यूज हुआ है मंकी के तुरंत पहले द लगा हुआ है। क्यों द लगा है? क्योंकि इन मंकी के बारे में हम पहली बात कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए कहीं ऊपर आया था मंकी, देखिए यहाँ पे मंकी के पहले हम बात कर चुके हैं। तो अब इस मंकी के बारे में दोबारा से जब बात करेंगे, अब जब भी मंकी आएगा हम इसके आगे द का ही यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने बताया जब किसी नाउन के बारे में हमें पहले से जानकारी हो और उसके बारे में जब दोबारा से बात करेंगे तो उसके आगे हम द का यूज़ करेंगे, ए एन का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं। देन ही हैड अ ब्रिलियंट आइडिया। ठीक है, देन मतलब होता है तब, ही मतलब उसके या फिर वह होता है, हैड मतलब पास, अ मतलब एक, ब्रिलियंट मतलब होशियार होता है, या फिर आप इसे कह सकते हैं कि शानदार। ठीक है, आइडिया मतलब विचार, यानी कि उसके पास एक विचार था। ठीक है, हैड मतलब होता है पास था। जैसे अगर पास्ट में आपको बोलना है कि मेरे पास एक कलम था, आई हैड, तो उसका बोलेंगे आई हैड अ पेन, मेरे पास एक किताब था, आई हैड अ बुक। और अगर यही प्रेजेंट में बात करना है, मेरे पास एक किताब है, लास्ट में अगर है आएगा तो वहाँ पे लिखेंगे हैव, ना कि हैड। आई हैव अ बुक, मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन। यानी कि पास है के लिए हम पास्ट में हैड लगाते हैं और प्रेजेंट में हैड लगाते हैं। तो इस यहाँ पे कह रहा है ही हैड अ ब्रिलियंट आइडिया, यानी कि उसके पास एक शानदार क्या था, आइडिया मतलब विचार था। तो ये पास्ट है, पास्ट के लिए हैड लगा दिया गया। ठीक है, उसी तरह से यहाँ से देखते हैं। रिमूव्ड हिज कैप एंड थ्रू इट डाउन, ही मतलब वह, रिमूव्ड मतलब उतार दिया, हिज मतलब अपने, कैप मतलब टोपी, एंड मतलब और, थ्री इट डाउन, थ्री मतलब फेंक दिया, इट मतलब इसे, डाउन मतलब नीचे, यानी कि उसने अपनी टोपी उतारा और इसे नीचे फेंक दिया। अब यहाँ देखिए रिमूव्ड लिखा है, रिमूव मतलब होता है उतारना। ठीक है, रिमूव मतलब हटाना भी होता है, रिमूव मतलब उतारना भी होता है। मैंने बताया कि इंग्लिश जो वर्ड होता है, एक इंग्लिश वर्ड का कई हिंदी में अर्थ होता है। तो यहाँ पे रिमूव का जो मीनिंग हम निकालेंगे इस सेंटेंस के हिसाब से निकालेंगे कि उसने उतारा। ठीक है, यानी कि उसने अपनी टोपी को उतारा, सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। सिर्फ यही एक टेंस है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। तो रिमूव आपका फर्स्ट फॉर्म, रिमूव सेकेंड फॉर्म। और यहाँ पे भी देखिए थ्रो होता है फर्स्ट फॉर्म और थ्री होता है सेकेंड फॉर्म, थ्रोन होता है थर्ड फॉर्म। थ्रो इट डाउन, इसे नीचे फेंक दिया। When the monkeys saw this, जब बंदरों ने, when मतलब जब, the monkeys मतलब बंदरों ने, saw मतलब देखा, this मतलब यह। ठीक है, यानी कि जब बंदरों ने यह देखा। अब देखिए यहाँ फिर से वेन आया है, वेन यहाँ पे भी आया तो मैंने बताया वेन का दो हिंदी में अर्थ होता है, एक होता है जब और एक होता है कब। तो जब कब निकालते हैं, जब वेन के आगे कोई हेल्पिंग वर्ब ना रहे, यानी कि इज, एम, और, वाज, वेयर, ये सब ना रहे, तो हम इसका अर्थ जब निकालेंगे। और जब इसके तुरंत बाद वाज, वेयर्स, ये सब यानी कि हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, तो इसका जो अर्थ निकालेंगे कब, यानी कि क्वेश्चन वर्ड बन जाएगा, वो क्वेश्चन वाला बन जाएगा। यहाँ पे भी देखिए इज, एम, आर नहीं है, तो इसका अर्थ निकालेंगे जब। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मंकी के आगे द यूज हुआ है। ठीक है, अब मैंने बताया कि यहाँ पे मंकी आया था, उसके आगे भी द का यूज हुआ था। यहाँ पे देखिए मंकी के आगे, क्योंकि मंकी के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं यहाँ पे, तो मंकी के बारे में आप जब भी बात करेंगे द यूज़ करेंगे, ए नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए द यूज हुआ है। दे कॉपीड हिम एंड थ्रू देयर कैप्स डाउन, दे मतलब वे, कॉपीड मतलब नकल करना, कॉपी होता है नकल करना, इसका सेकेंड फॉर्म होता है कॉपीड। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वो आपका सेकेंड फॉर्म लगता है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाने का जो रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के रूप में दे आया है और वर्ब का सेकेंड फॉर्म कॉपी होता है फर्स्ट फॉर्म, कॉपीड होता है सेकेंड फॉर्म, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट हिम है, यानी कि जब उन्होंने, ठीक है, उन्हें देखा ये करते हुए, दे कॉपीड हिम, उन्होंने इसकी नकल की, यानी कि उस आदमी की इन्होंने नकल की। एंड थ्रू देयर कैप्स डाउन, एंड मतलब और, थ्रू मतलब फेंक दिए, देयर मतलब अपने, कैप्स मतलब टोपियों को, डाउन मीन्स नीचे, यानी कि उन्होंने उसकी नकल की और अपनी टोपियों को नीचे फेंक दिया। ठीक है, ही देन पुट देम बैक इन हिज बास्केट एंड वेंट अवे, ही मतलब वह, देन मीन्स तब, पुट देम बैक, पुट मतलब होता है रखना, देम मतलब उन्हें, बैक मतलब वापस, यानी कि वह उन्हें वापस रख लिया।
इन हिज बास्केट, इज इन मिस में, हिज मीन्स अपने, बास्केट मतलब टोकरी, अपने टोकरी में रख लिया वापस, एंड वेंट अवे और चला गया। वेंट मतलब, वेंट अवे का मतलब होता है चला गया, ठीक है। वेंट मतलब होना है जाना, अवे लग गया है तो इसका अर्थ होगा वेंट अवे, ठीक है, वेंट अवे। अगर जैसे अवे जहाँ लगा होता है जिस वर्ब के साथ, उसका मतलब होता है वहाँ से चले जाना, वहाँ से उड़ जाना, वहाँ से हट जाना। जैसे अगर लिख दिया जाता है यहाँ पे फ्लाई अवे, इसका मतलब होता है उड़ गया, उड़ जाना, ठीक है। ही देन पुट देम बैक, तब वह उसे वापस रख लिया, इन हिज बास्केट अपने टोकरी में, एंड वेंट अवे और चला गया, ठीक है। यानी कि बंदरों ने उसकी कॉपी की, ये जो मनुष्य था उसने अपनी टोपी को नीचे फेंक दिया, बंदरों ने यह देखकर नकल किया और उसे नीचे फेंक दिया अपनी टोपियों को, तो उसने वापस अपने टोकरी में सारे टोपियों को उठा लिया। अब देखिए इस स्टोरी से मोरल क्या निकलता है, यानी कि इस स्टोरी से हमें शिक्षा क्या मिलती है। विजडम मीन्स होता है बुद्धि, इज मीन्स है, मैंस मतलब आदमी का, ग्रेटेस्ट मतलब सबसे महान या फिर सबसे बड़ी, ट्रेजर मतलब होता है खजाना, यानी कि बुद्धि मनुष्य की सबसे बड़ी खजाना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंस के ये तुरंत बाद ये जो एस लगा हुआ है इसे बोलते हैं हम एपस्ट्रॉफी एस, ठीक है। एपस्ट्रॉफी का एस कैसे यूज होता है मैं आपको समझा दे रहा हूँ पूरा डिटेल में, ठीक है। एपस्ट्रॉफी एस का हिंदी होता है का, की या के, ये जो होता है ऊपर इसे एपस्ट्रॉफी बोलते हैं, और ये जो एस लगा है इसे एस बोलते हैं, एपस्ट्रॉफी एस। एपस्ट्रॉफी एस लगाने के दो रूल होते हैं, एक जैसे कि हिंदी में का, के, की का दो इंग्लिश होता है, एक होता है ऑफ, एक होता है एपस्ट्रॉफी एस। तो एपस्ट्रॉफी एस कब लगता है और ऑफ कब लगता है मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा दे रहा हूँ यहाँ पे। जैसे देखिए ये है घर का छत, यहाँ पे का आया हुआ है, का, की, के सब एक ही होता है, तो यहाँ पे का आया हुआ है, तो का किसके लिए आया है, घर के लिए, तो यहाँ पे घर क्या है आपका, निर्जीव है, तो निर्जीव के लिए हम एपस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं करते हैं बल्कि ऑफ का यूज करते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे द रूफ ऑफ द हाउस, यानी कि घर का छत। अगर यहाँ पर हम एपस्ट्रॉफी एस लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एपस्ट्रॉफी हम सजीव के लिए लगाते हैं, ठीक है। का इंग्लिश दो होता है, एक होता है ऑफ, एक होता है एपस्ट्रॉफी एस। जब निर्जीव वस्तु के लिए का इंग्लिश लिखना है तो वहाँ पे ऑफ लिखेंगे, और जब सजीव के लिए का इंग्लिश लिखना है तो उसके लिए हम एपस्ट्रॉफी एस लगाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए मीरा की किताब, तो ये की किसके लिए आया है, मीरा, मीरा क्या है, मीरा सजीव है, तो सजीव के लिए जब का इंग्लिश लिखना है तो एपस्ट्रॉफी एस लगाएंगे, ऑफ नहीं लगाएंगे, ठीक है। ऑफ लगाएंगे निर्जीव के लिए, तो यहाँ पे मीराज बुक हो गया, ठीक है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे जो मैन आया है, मैन के लिए हमें का लगाना है तो एपस्ट्रॉफी एस लगाएंगे, क्यों, क्योंकि मैन यहाँ पे सजीव है, तो सजीव के लिए का के इंग्लिश एपस्ट्रॉफी एस लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। ग्रेट होता है, ठीक है, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट होता है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री में लास्ट में EST लगाते हैं, मैंने सुपरलेटिव का मतलब बताया सबसे बड़ा या फिर सबसे महान, यानी कि सबसे हाई, ठीक है। ग्रेटेस्ट यानी कि सबसे महान। तो ये थी आज की स्टोरी। आई होप आप लोग को इस स्टोरी में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, जैसे कि नए वर्ड्स, प्रोनाउंसिएशन और साथ में टेंस भी सीखने को मिला होगा। इसी तरह से डेली स्टोरी के माध्यम से इंग्लिश को सीखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।